विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सऊदी अरब में जारी सरकारी आतंक और बेगुनाह लोगों के कत्लेआम की खबर के साथ। सऊदी अरब में जैसे जैसे सत्ता पर बिन सलमान की पकड़ मजबूत होती गई, इस देश में करप्शन और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के साथ साथ राजनीतिक विरोधियों की जिंदगी पर मौत का साया भी गहराने लगा। 2020 और 2021 में जहां सऊदी अरब में अलग अलग बहानों से 81 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई, वहीं अकेले 2022 में 147 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, जिसमें एक बड़ी संख्या राजनीतिक विरोधियों, अल्पसंख्यक शिया समुदाय और आले सऊद परिवार, खासकर बिन सलमान की तानाशाही नीतियों के आलोचकों की थी। 2022 में मौत के घाट उतारे गए इन 147 लोगों में से 81 लोगों को तो मार्च 2022 में एक ही दिन मार डाला गया। 12 मार्च 2022 को 81 लोगों को मौत की सज़ा दी गई। ये एक ही दिन में मौत की सज़ा पाने वाले लोगों की सबसे बड़ी तादाद थी। सऊदी अरब में फांसी के अलावा सिर काटकर भी लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है। सऊदी अरब की अक्सर इस तरह की क्रूर घटनाएं दुनिया के सामने इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि अरब देश में मीडिया आज़ाद नहीं, जबकि अमेरिका और पश्चिमी दुनिया अपने वित्तीय फ़ायदों के लिए इस दुधारू गाय के मामलों पर आंखें मूंद लेती है। सऊदी अरब में 2021 और 2022 में मौत की सज़ा लागू करने के मामलों में 119% की वृद्धि हुई, जबकि 2020 से 2022 में मौत की सज़ा सुनाने के मामलों में भी 444% का इजाफा हुआ। सऊदी मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 27 और 2021 में 67 लोगों को मौत की सज़ा दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2015 से 2022 के बीच हर साल औसतन 129 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई। यह आंकड़ा 2010 से 2014 के पीरियड से 82% ज़्यादा है। पिछले साल 147 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनमें से 90 लोगों को तो ऐसे अपराध के जुर्म में मार डाला गया जिन्हें हिंसक भी नहीं कहा जा सकता था। अगली खबर में फ़िलिस्तीन पर इसराइल के हमलों पर सवाल उठाकर अमेरिकी संसदीय कमेटी से हटाई गई इल्हान उमर के बारे में बात करेंगे। अमेरिका और साम्राज्यवादी ताकतों की भरपूर शह पर इसराइल फ़िलिस्तीन के खिलाफ लगातार बर्बर हमले जारी रखे हुए है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल की इन आतंकी कार्रवाइयों पर आवाज़ उठाने वाली अमेरिकी कांग्रेस की फॉरेन रिलेशंस कमेटी की मेंबर इल्हान उमर को इस कमेटी से हटा दिया गया है। अमेरिकी कांग्रेस की मुस्लिम मेंबर इल्हान उमर को फॉरेन रिलेशंस कमेटी से हटाए जाने को कांग्रेस के रिपब्लिकन स्पीकर केविन मैकार्थी की जीत माना जा रहा है, जिन्होंने स्पीकर चुने जाने से पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि वो उमर को इस कमेटी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। अमेरिकी सदन ने इल्हान उमर को इसराइल पर उनके रुख के चलते विदेश मामलों की समिति से निकाल दिया है। अमेरिकी कांग्रेस ने 2 फरवरी को मिनेसोटा से डेमोक्रेटिक मेंबर इल्हान उमर को विदेश मामलों की समिति से मतदान के बाद हटा दिया। उनको हटाने के लिए इजराइल के बारे में की गई उनकी टिप्पणियों को आधार बनाया गया और उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए। इल्हान उमर की बर्खास्तगी के प्रस्ताव के पक्ष में 218 और विरोध में 211 मत पड़े। अमेरिकी कांग्रेस मेंबर्स ने अपनी अपनी पार्टी के अनुसार इस प्रस्ताव के लिए मतदान किया। डेमोक्रेट्स ने इसका विरोध किया और रिपब्लिकन ने इल्हान की हिमायत में वोटिंग की। अमेरिकी कांग्रेस में यह प्रस्ताव ज़ायोनी मेंबर मैक्स मिलर ने पेश किया, जो ज़ायोनी शासन के कट्टर समर्थक हैं। इससे पहले ये ज़ायोनी नेता इल्हान उमर की तरफ से इसराइली अत्याचारों पर तल अवीव शासन की आलोचना को यहूदी विरोधी कहता रहा है। इस प्रस्ताव से पहले इल्हान उमर ने अपने बचाव में बयान देते हुए कहा कि अलबत्ता यहाँ एक माहौल है कि अगर आप अप्रवासी हैं या दुनिया के ख़ास हिस्से से आते हैं या आप मुसलमान हैं और आपकी त्वचा का रंग अलग है तो आप शक के दायरे में रहते हैं। ठीक ही तो है, मैं मुसलमान भी हूँ और अप्रवासी भी और उन सबसे अलग अफ्रीकी भी, तो अगर मुझे निशाना बनाया गया तो ताज्जुब की क्या बात है? क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि मुझे अमेरिकी विदेश नीति के बारे में बोलने के लायक नहीं समझा गया? अगली खबर तुर्की को लेकर है। तुर्की ने सीरिया से अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इदलिब में मौजूद अपने एक फौजी अड्डे को खाली कर दिया है। अल मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने M4 हाईवे के निकट फुस्तून इलाके में मौजूद अपने फौजी अड्डे को खाली कर दिया। बता दें कि दमिश्क ने तुर्की के साथ अपने रिश्तों को बहाल करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जिसमें सीरिया में मौजूद तुर्क सेना की वापसी और इस देश के खिलाफ तुर्क अतिक्रमण को ख़त्म करना भी है। वहीं सीरिया के दरा में एक कार बम धमाके में कम से कम 3 लोगों के घायल होने की खबर है।
दूसरी तरफ तुर्की और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों के रिश्तों में एक बार फिर नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। यूरोप के कई देशों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इस्तांबुल में अपने वाणिज्य दूतावास बंद कर दिए थे, जिससे नाराज तुर्की ने यूरोप के 9 देशों के राजदूतों को विदेश मंत्रालय में तलब किया है। तुर्की ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और हॉलैंड समेत 9 यूरोपीय देशों की ओर से सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इस्तांबुल में अपने वाणिज्य दूतावास बंद करने की आलोचना करते हुए इसे तुर्की के खिलाफ एक नफसियाती जंग बताते हुए कहा कि ये कदम हमारे पर्यटन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए उठाया गया है। इस मामले में तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान सोयलू ने कहा कि वाणिज्य दूतावासों को बंद करना और तुर्की के सफर को लेकर जारी की गई चेतावनी हमारे पर्यटन क्षेत्र के सुधार को नुकसान पहुंचाने की साजिश का हिस्सा है। जिस दिन हमने 60 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करने के अपने मकसद का ऐलान किया और जब 50 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिर तुर्की घूमने आ चुके थे और हमने पर्यटन क्षेत्र से $46 बिलियन कमाए, इन देशों ने तुर्की के खिलाफ एक नया मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया। गौरतलब है कि यूरोप में कुरान मजीद के लगातार अपमान के बाद जर्मन दूतावास ने कुछ यूरोपीय देशों में कुरान जलाने की अपमानजनक घटनाओं के बाद जवाबी हमले की संभावना जताई थी। इस बीच अमेरिका और अन्य देशों ने भी तुर्की जाने वाले लोगों को एडवाइजरी जारी करते हुए सावधानी बरतने की बात कही थी। अगली खबर में ईरान पर हुए ड्रोन अटैक के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की बात करेंगे। ईरान के इस्फहान में डिफेंस मिनिस्ट्री की एक फैक्ट्री पर हुए हमले पर रिपोर्ट देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि इन हमलों का मुख्य कारण ईरान की बढ़ती मिसाइल पावर है और ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को निशाना बनाने के लिए ही ये हमले किए गए थे। ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के सेंटर इस्फहान में इस फैक्ट्री पर हुए ड्रोन हमले का मुख्य कारण ईरान की दिन ब दिन बढ़ती मिसाइल पावर और उसके नतीजे में वाशिंगटन और तल अवीव की बढ़ती टेंशन है। ईरान पर हुए इस ड्रोन हमले ने एक बार फिर दुनिया भर में ईरान की मिलिट्री पावर को चर्चा का विषय बना दिया है। इन चर्चाओं में खास जोर ईरान की मिसाइल पावर पर दिया जा रहा है, जो इलाके में उसके प्रतिद्वंदियों के लिए गंभीर चिंता का विषय भी है। अमेरिका के वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों और कुछ ज़ायोनी मीडिया सूत्रों के मुताबिक इस्फहान में हुआ यह हमला इसराइल की कुख्यात खुफिया एजेंसी मोसाद का काम था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस फैक्ट्री पर हमले का मकसद क्या था हमें इसका तो इल्म नहीं है, लेकिन ईरान के केंद्र में मौजूद इस्फहान ईरानी मिसाइलों के प्रोडक्शन, रिसर्च और डेवलपमेंट का सेंटर है। इस्फहान में ही मीडियम रेंज की बेहद खतरनाक शहाब बैलिस्टिक मिसाइलें असेंबल की जाती हैं, जो इसराइल तक मार करने में सक्षम हैं। ईरान पिछले काफ़ी समय से अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ा रहा है और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइलों के निर्माण में लगा है, जिसे इसराइल अपने लिए ख़तरा बताता है और ईरान के खिलाफ लगातार आतंकी कार्रवाई करता रहा है, लेकिन वो अभी तक ईरान के किसी कार्यक्रम को नाकाम नहीं कर सका। गौरतलब है कि इससे पहले ईरान के मिसाइल कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए अमेरिकी केंद्रीय बलों के पूर्व कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने ईरान की मिलिट्री पावर का लोहा मानते हुए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे विचार में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम इस देश के परमाणु कार्यक्रम से अधिक खतरनाक है। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।